गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन सेतु। आज हम डिस्कस करेंगे मीटर ब्रिज। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, मीटर सेतु नाम से स्पष्ट हो रहा है। मीटर सेतु, मीटर सेतु का मतलब होता है इसमें 1 मीटर वायर का यूज होता है। 1 मीटर लंबा इसमें तार यूज होता है और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। तो 1 मीटर वायर यूज होने के कारण इसको मीटर, और व्हीटस्टोन ब्रिज के सेतु के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इसे सेतु, इससे बन गया मीटर सेतु। तो मीटर सेतु एक व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर, मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित एक प्रायोगिक युक्ति है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा तार यूज होता है जो मिश्र धातु, मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन इत्यादि का बना होता है, और इस तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो एक समान होता है। 1 मीटर वायर यूज होने के कारण इसको मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी बनावट। बनावट में देखिए, मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार होता है जो मिश्र धातु, मैग्नीज, कॉन्स्टेंटन इत्यादि का बना होता है। इसका कारण मैंने आपको बताया था, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो नगण्य होता है। और ये 1 मीटर लंबा तार होता है, वो जो पीच होते हैं ए और सी के मध्य एक लकड़ी के आधार पर कसा हुआ होता है, खींचा हुआ होता है। 1 मीटर लंबा तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है और लकड़ी के आधार पर लगे 2 संयोजक पेच ए और सी के मध्य खींचा हुआ होता है, स्ट्रेच्ड होता है। अब इस संयोजक पेच ए और सी से 2 एल आकार की तांबे की पत्तियां जुड़ी होती हैं, वो है एम और एन। और इनके बीच में थोड़ा सा गैप देकर एक तीसरी पत्ती और होती है तांबे की, वो होती है पत्ती आई। क्लियर? और थोड़ा सा इनके बीच में गैप होता है, और तीसरी तांबे की जो पट्टी है, इसमें पट्टी का हुआ है आई। ओके, और इस वायर के लंबाई के अनुदेश एक मीटर स्केल भी जुड़ा होता है जिसकी सहायता से हमें तार की लंबाई है वो ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद में आती है इसकी परिपथ व्यवस्था। परिपथ व्यवस्था में देखिए, जो पेच है अपने पास ए और सी, इनके मध्य हम एक लेखलांशी सेल जिसका विद्युत वाहक बल ई, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को तार के ई सिरे से, नेगेटिव को कुंजी से, कुंजी का दूसरा सिरा तार के सी सिरे से संयोजित कर देते हैं। ओके, और जो पत्ती हैं तांबे की एम और आई के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में, उस रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बॉक्स आर बी संयोजित कर देते हैं जिसमें हमें प्रतिरोध ज्ञात होते हैं। और एन और आई के बीच में जो गैप होता है, अंतराल होता है, उसके बीच में हम अज्ञात प्रतिरोध ऐसे संयोजित कर देते हैं। तीसरी पत्ती जो मैंने आपको बताई थी आई के मध्य बिंदु डी से गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को संयोजित कर देते हैं, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है वो जो कि जे से, जिसको हम विसर्पी कुंजी कहते हैं, विसर्पी कुंजी, जो कि जे से संयोजित कर देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आगे देखिए। अब हमें करना है इसमें परिपथ की जांच कि अपने आपने सर्किट संयोजित किया है वो आपका सही है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स में से कोई भी ज्ञात प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुंजी के को लगाते हैं। कुंजी के को लगाते हैं तो यहाँ से धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर देखो धारा यहाँ से ए से ऊपर की ओर जाएगी, फिर प्रतिरोध बॉक्स में से होते हुई
अज्ञात प्रतिरोध से होते हुए, इन पट्टियों से होते हुए वापस, और इधर भी दो भागों में एक, और धारा का ये दो भागों में बटी थी, मैंने आपको बताया था। ब्रिजस्टोन ब्रिज याद कीजिए आप, ऐसा ही था ब्रिजस्टोन ब्रिज में। बताया था धारा यहाँ आई है वो दो भागों में बट जाती है, I1 और I2। यहाँ भी धारा वो दो भागों में बट गई, इधर I2 और इधर हो गई I1। दो भागों में बट गई, फिर I1 I2 मिलकर वापस हो जाएगी I हो जाएगी। अब देखिए परिपथ की जांच हम कैसे करेंगे वो समझिए आप। सबसे पहले हमने निकाल लिया प्रतिरोध, बॉक्स में से प्रतिरोध निकाल लिया, कुंजी के को बंद कर दिया, परिपथ में धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो कि जे को लेकर सबसे पहले तार के इस सिरे पर इसको टच करेंगे, स्पर्श करेंगे। करने पर आपने देखा कि इसमें विक्षेप है वो बाईं ओर, विक्षेप आया धारामापी में बाईं ओर। फिर यहाँ से उठाकर आपने इसको सी पर लगाया, सी पर लगाते आपने देखा कि विक्षेप है वो दाईं ओर। इसका मतलब आपका संयोजन सही है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर विक्षेप एक ही साइड आ रहा है, चाहे आप उसको ए पर टच करो चाहे उसको सी पर करो, दोनों कंडीशन में अगर विक्षेप एक ही साइड आ रहा है, इसका मतलब आपके कनेक्शन है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें एरर है, त्रुटि है। ठीक है, आपने देखा कि ना इधर विक्षेप बाईं ओर आ गया, इधर विक्षेप दाईं ओर आ गया, इसका मतलब जीरो तो कहीं ना कहीं इनके बीच में ही होगा। ठीक है, ये तो हुई परिपथ की जांच। अब देखिए हम ज्ञात करेंगे इसमें अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र। अब अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, अब इस जोकी को इस तार AC के मध्य बिंदु कहीं न कहीं ऐसे बिंदु पर स्पर्श करेंगे जिस पर इसको टच करने पर इसमें विक्षेप है वो जीरो आ जाए। ठीक है, आपने देखा इधर विक्षेप आ गया बाईं ओर, इधर आ गया दाईं ओर, इसका मतलब जीरो तो कहीं न कहीं इसके बीच में होगा। तो हम जोकी को इस पर अलग अलग बिंदुओं पर इसको स्पर्श कराते हैं। हमने देखा कि बिंदु B पर स्पर्श कराने पर आपने देखा कि इसमें विक्षेप है वो जीरो हो गया। इसका मतलब इस भुजा में BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो यहाँ बिंदु B होगा वो इसका शून्य विक्षेप बिंदु होगा, शून्य विक्षेप बिंदु होगा। और इस बिंदु B की तार के A सिरे से, तार के ए सिरे से जो लंबाई होगी या दूरी होगी वो होगी इसकी संतुलित लंबाई, वो होगी इसकी संतुलित लंबाई। वो मान लीजिए L सेंटीमीटर, वो है L सेंटीमीटर। पूरा तार है वो 100 सेंटीमीटर का है, तो बाकी बचे हुए तार की जो लंबाई आ जाएगी वो 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो L सेंटीमीटर यहाँ है वो है संतुलित लंबाई, तार पर है संतुलित लंबाई, और बाकी जो बची लंबाई वो है वो 100 माइनस L हो जाएगी। तो आपने देखा कि तार दो भागों में बट गया, AB और BC। तो यहाँ AB है, इसका जो प्रतिरोध होगा वो P, और जो BC है उसका प्रतिरोध होगा Q। बात समझ में आ गई? देखो ब्रिजस्टोन ब्रिज को याद कीजिए आप, P, Q, R और S, ये ना। तो आप देखो यहाँ A और यहाँ B और ये D और C। ए और सी के बिटवीन देखो आप, ए और सी के मध्य सेल और कुंजी के संयुक्त है। बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2।
तो बी और डी के मध्य गैल्वेनोमीटर और जो कि जे संयोजित है। ठीक है, और फिर इसको हम देखिए ए और बी के मध्य संयोजित है वो P, और बी और सी के मध्य Q, और ए और डी के बीच में R, और C और D के बीच में S। तो ये वेस्टर्न ब्रिज है कि नहीं है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ए बी की होगा वो होगा उसका प्रतिरोध P होगा, और जो बी सी होगा उसका प्रतिरोध होगा वो Q होगा। क्लियर? तो देखिए इसमें, तो अब इसमें देखिए, माना बिंदु बी की तार के इस सिरे से लंबाई L सेंटीमीटर है, तो तार के भाग BC की लंबाई -L सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और माना तार के भाग AB का प्रतिरोध P वह भाग BC का प्रतिरोध Q है। तो वेस्टर्न ब्रिज के सिद्धांत से सेतु के सिद्धांत से P/Q = R/S, ये होता है P/Q = R/S संतुलन अवस्था में। P/Q = R/S आनुपातिक भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए, यदि तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध RCM है, तो P क्या बताया मैंने, तार के भाग AB का प्रतिरोध वो कितना है P, और एकांक लंबाई का प्रतिरोध है वो R सेंटीमीटर, तो भाग AB की लंबाई L सेंटीमीटर, और एकांक लंबाई का प्रतिरोध RCM, तो P = आ जाएगा RCM × L। ये बात क्लियर होगी नहीं हुई? तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध R सेंटीमीटर, और इसमें इसकी लंबाई है वो L, तो R सेंटीमीटर × L, और Q = आ जाएगा एकांक लंबाई का प्रतिरोध RCM, और उसकी लंबाई है वो ओके। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, इक्वेशन 1 से RCM × L / RCM 100 - L × R/S। RCM से RCM कैंसिल,
अपने पास आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन S। तो S इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। यह आ जाएगा अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से हमें अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। L है वो तार की लंबाई, संतुलित लंबाई है, उसको मीटर स्केल की सहायता से माप लेंगे और प्रतिरोध बॉक्स में से ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात ही है, उसका मान रख देंगे तो अपने पास आ जाएगा S। सपोज कीजिए आपकी ये लंबाई आ गई 40 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस L हो जाएगा और आपने प्रतिरोध निकाला है वो आपका है 1 ओम। तो आपके पास में आ जाएगा अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध आ जाएगा S इक्वल टू 100 माइनस L 60 अपॉन इंटू 1। तो यह आ जाएगा 3/2 और 3/2 का मतलब 1.5 ओम। ठीक है, ओके। आगे देखिए मीटर सेतु की सीमाएं। अब तक हमने पढ़ लिया था इसका सिद्धांत, इसकी बनावट, इसकी कार्यप्रणाली और अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसकी सीमाएं। सीमाएं का मतलब ये है कि हमने अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा था 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ये पढ़ा था। अब देखिए इस मीटर सेतु में तांबे की पत्तियां लगी रहती हैं। इन पत्तियों का प्रतिरोध बहुत कम होता है लेकिन शून्य नहीं होता। तो इस फॉर्मूले के अंदर इन पत्तियों का प्रतिरोध हमने कंसीडर नहीं किया है, जबकि इनका कुछ न कुछ प्रतिरोध है। इस फॉर्मूले में इन पत्तियों का प्रतिरोध को ऐड नहीं किया गया है, जोड़ा नहीं गया है। इसका मतलब इन पत्तियों का प्रतिरोध कुछ न कुछ तो प्रतिरोध है, शून्य तो नहीं है। इसका मतलब जो भी अपने पास रिजल्ट आएंगे वो त्रुटिपूर्ण आएंगे, मतलब जो ज्ञात प्रतिरोध का मान आएगा वो त्रुटिपूर्ण आएगा। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस त्रुटि को कि R और S, पहले R को हमने ए साइड लगाया और S को C साइड लगाया। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें प्रेक्षण ले लेंगे। मान लीजिए आपने 5 प्रेक्षण ले ली, 5 रीडिंग ले लिया आपने। फिर क्या करते हैं, हमें S और R की स्थितियों को आपस में चेंज कर देते हैं। अब S को इधर लगा देंगे, R को इधर लगा देंगे। फिर अगेन हमें 5 प्रेक्षण लेंगे। अब जो भी S के मान आएंगे उन सब का हमें एक एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल लेंगे तो हमें S का एक सही मान प्राप्त हो जाएगा, मतलब त्रुटि बहुत मिनिमम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जब अज्ञात प्रतिरोध की गणना करते हैं तो हम तांबे के प्रतिरोध को गणना में प्रयुक्त नहीं करते हैं, इसलिए अपने जो परिणाम होंगे वो त्रुटिपूर्ण होंगे। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए R प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को परस्पर बदलकर भी रीडिंग लेते हैं और जो भी प्रेक्षण प्राप्त होते हैं उनका हम एक एवरेज मान निकाल लेते हैं, जिससे त्रुटि है वो न्यूनतम हो जाती है। सेकंड देखिए, जो ये अंत्य सिरे होते हैं जहाँ से हम इन पेज को हम क्या करते हैं, पेज से तार को बांधते हैं, इनका भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। तो इन अंत्य सिरों के प्रतिरोधों के प्रभाव को लुप्त करने के लिए हम एक दूसरा सेतु यूजली में काम में लेते हैं, वो है कैरी-फोस्टर सेतु, जो मीटर ब्रिज का संशोधित रूप है। ठीक है, अंत्य सिरे के मैंने आपको बताया कि इसमें जब हम तार को लपेटते हैं तो यहाँ का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। तो इन अंत्य सिरों के प्रतिरोधों के प्रभाव को लुप्त करने के लिए हम कैरी-फोस्टर सेतु का उपयोग में लेते हैं, जो मीटर सेतु का एक संशोधित रूप है, जिसको आप हायर एजुकेशन से कॉलेज स्टडी करोगे ना, कॉलेज के अंदर, तब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कैरी-फोस्टर सेतु। तीसरा देखिए इसमें सीमा में कि मीटर सेतु के तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। जहाँ जब तक आपको आवश्यकता है
आपने रीडिंग ले ली, रीडिंग लेते ही इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर अधिक समय तक आप धारा प्रवाहित करोगे तो ये तार गर्म होगा, हीटअप होगा, और गर्म होने से इसका प्रतिरोध है वो परिवर्तित हो जाएगा, जिससे आपकी रीडिंग भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अधिक समय तक आपको धारा प्रवाहित नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट, इसमें आपको मैंने बताया था जो कि विसर्पी कुंजी है उसको मीटर सेतु के तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। रगड़ कर मतलब ऐसे शून्य विक्षेप ऐसे फाइंड नहीं करना आपको। ऐसा आप करोगे तो इस तार के जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो परिवर्तित होगा, मतलब वो एक समान नहीं रह पाएगा। तार का जो अनुप्रस्थ काट है तो तार कहीं से मोटा हो जाएगा, कहीं से पतला हो जाएगा। तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो एक समान नहीं रह पाता है। तो आपको कभी भी जॉकी को इस पर स्लाइड करके इस तरह से रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। जब भी आपको शून्य विक्षेप देखना है तो आपको इस मेथड का यूज करना है, ठीक है। और इसकी हेल्प से आपको शून्य विक्षेप ऐसे आपको कभी भी नहीं करना है, इस तरह से ये, ठीक है, क्लियर। ये था अपना मीटर सेतु। आगे देखिए हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस किया था। ये P, Q, R और S, और यहाँ कनेक्ट था RG किलोमीटर का रेजिस्टेंस। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, सॉरी ये B पॉइंट, और ये C पॉइंट, और ये D, ठीक है। देखिए जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज है वो संतुलन अवस्था में हो, व्हीटस्टोन ब्रिज जब वो संतुलन अवस्था में हो तो उस कंडीशन में संतुलन अवस्था कैसे चेक करोगे आपको चेक करना है P/Q इक्वल टू R/S। ऐसी कंडीशन है P/Q इक्वल टू R/S, ऐसी कंडीशन है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कह दिया कि P इक्वल टू 2 ओम और ये 4 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम। क्या P/Q 2/4 और 5/10 इक्वल होते हैं? इक्वल होते हैं ना। 2/4 करेंगे तो 1/2 इक्वल है। इसका मतलब अपना व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन अवस्था में, और जब संतुलन अवस्था में होगा तो उस कंडीशन में BD भुजा में, इस भुजा में लगे प्रतिरोध को हमें हटा देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि यहाँ इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। और उस कंडीशन में आप देखोगे तो प्रतिरोध P और Q श्रेणी क्रम में होंगे और R और S भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो इनका जो प्रतिरोध आ जाएगा ये आ जाएंगे P+Q और ये आ जाएगा R+S। अब ये जो प्रतिरोध है वो परस्पर समांतर क्रम में होंगे, और समांतर क्रम में होंगे तो कैसे जोड़ते हैं इनको? इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ऊपर तो इनको गुणा कर देंगे और नीचे इन सबको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा अपना तुल्य प्रतिरोध। जैसे देखो P+Q कितना है? 2 + 4 6, और ये 15 और सबको जोड़ना 2 6 और 5 11 और 21। ओके, सोल्व करेंगे इसको 3 से, ये आ जाएगा 7, ये 2, ये आ जाएगा 30/7। ओके, अगर ये चारों प्रतिरोध एक जैसे हों, जैसे 5 ओम है तो आपका इक्विवेलेंट भी आएगा वो 5 ओम ही आएगा, इक्विवेलेंट भी आएगा वो 5 ओम ही आएगा। कैसे? 5 + 5 10, 5 + 5 10 और 5 + 5 + 20,
100/20 इक्वल टू अपना आ जाएगा 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये ध्यान रखना है आपको कि जब संतुलन अवस्था में हो तो इस बीडी भुजा में लगे प्रतिरोध को हमें हटा देंगे, इसका इस सर्किट में कोई इंपॉर्टेंट कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, और ये पी और क्यू इस भुजा के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, इसके भी श्रेणी क्रम में, और ये आपस में समांतर क्रम। क्लियर? अब आगे देखिए, वेस्टर्न ब्रिज के हम सकल, मतलब आपको इसमें लगता नहीं है लेकिन वेस्टर्न ब्रिज ही होते हैं आपको। अब ऐसे सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं वो बताता हूं आपको मैं। जैसे आपको दे दिया इस तरह से, इन सब का प्रतिरोध R R R R है, और ये दे दी A और B सिरे, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका। देखो, आपको ऐसे देखने पर नहीं पता लग पा रहा कि कौन सा तो श्रेणी में और कौन सा समांतर में है, तो आपको क्या करना है, C और इसको D मान लेते हैं हमने। ठीक है, A भी हमें दिया तो इसको हम C और D मान लेते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड ये रहता है कि पहले आप A को बनाओ, इधर बनाओ आप B को। ठीक है, और बीच में C और D है तो बीच में वहां बना दो C और D। वेस्टर्न ब्रिज में चेंज हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है क्या ना, न्यूमेरिकल में तो A और B देगा आपको, A और C नहीं देगा, तो आप इसको C मान लेना, इसको D मान लेना। ठीक है, अब देखो A और C के मध्य देखो आप R जुड़ा हुआ है, तो ये हमने जोड़ दिया R। C और A और D के बीच में, ये D है, ये बीच में देखो R जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जोड़ दिया हमने R। फिर C और B के बीच में R जुड़ा है, तो यहाँ हमने R जोड़ दिया। C और B के बीच में C है, B R आ गया, ये R आ गया। अब तो C और D के बीच में R जुड़ा हुआ है, तो ये R जोड़ दिया, और D और B के बीच में R है, तो ये भी R जोड़ दिया। बताओ, वेस्टर्न ब्रिज हो गया ना। P/Q इक्वल टू R/S है कि नहीं है? इसका मतलब इस वाले को यहाँ से हटा देंगे, ये श्रेणी में होगा तो 2R, और ये श्रेणी में तो 2R। अब 2R इंटू 2R, और नीचे 4R हो जाएगा, 4 से 4, एक R से R, और आंसर अपना क्या जाएगा। ठीक है, तो ये वेस्टर्न ब्रिज ही है, इस तरह जुड़ा हो। सॉरी, इस तरह से नहीं आएगा, ये ऐसे जुड़ा हो, ये R, ये R, ये R। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसमें P/Q इक्वल टू R/S बराबर, तो इसको यहाँ से हटा देंगे, ये श्रेणी में, इस श्रेणी में, फिर ये समांतर में। ठीक है, एक 2009 में न्यूमेरिकल आया था इस तरह से का, तो ये भी एक वेस्टर्न ब्रिज ही था। A और B के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करो, R R R। अब देखने में लग रहा है ये क्या है, कुछ पता नहीं लग रहा, बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, इसको C नाम दे दें, इसको D नाम दे दें, इसको करके U कर दो। आप U करेंगे तो देखो
ठीक है, इसको मैंने यूँ कर दिया, हेलो, और इसको यहाँ कर दिया, ये बी हो गया और ये सी और डी, ये आर, वही पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस इक्वल है, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, फिर आपस में समांतर क्रम में। ओके, बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? बस आपको कंडीशन ध्यान रखना, आप ये ध्यान रखना कि पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस ऐसा है या नहीं है, तभी आपको ये दोनों श्रेणी में करने, ये दोनों भी श्रेणी में, फिर आपस में समांतर क्रम में करने। ओके, देखिए अब तक हमने पढ़ लिया वेस्टर्न सेतु और मीटर ब्रिज। अब उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो अपना न्यूमेरिकल है कि चित्र में धारामापी के शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था को दर्शाया गया है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए ये ए और सी हो गए, ये बी और डी हो गए। तो आप देखेंगे तो इसमें ये पी होगा, ये क्यू होगा, ये आर और ये एस। तो हमें अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला है एस इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल और इंटू आर। अब हमें दिया है एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एल इक्वल टू 80 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू 5 ओम। तो ऐसा आ जाएगा अपने पास 100 माइनस एल 80 अपॉन 20 इंटू आर 5, तो एस इक्वल टू आ जाएगा 20। ओके, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, फॉर्मूले बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दी गई परिपथ में आर के किस मान के लिए एमीटर का पाठांक 0 होगा। देखिए पहले तो चेक कीजिए, ये वेस्टर्न ब्रिज है और संतुलन अवस्था में नहीं है, ऐसा है क्या, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। P अपॉन क्यू करेंगे, इसका मतलब 2/1, 2/1। इसका मतलब इसे तो संतुलन अवस्था में, और जब संतुलन अवस्था में होगा तो इस भुजा में लगे प्रतिरोध का कोई मतलब भी नहीं रहेगा, इसमें तो धारा हमेशा ही क्या रहेगी, 0 होगी। तो आर के किसी भी मान के लिए एमीटर का पाठ्यांक 0 होगा। एमीटर का पाठ्यांक वो 0 होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, चित्र में एक संतुलित मीटर सेतु दर्शाया गया है। मीटर सेतु के तार की कर्ण लंबाई का प्रतिरोध 1 ओम पर सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वेस्टर्न ब्रिज की संतुलन अवस्था में P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, ये होता है, ये P, ये Q और ये R, तो ये S। अब P देखिए, यहाँ P होगा वो होगा RCM इंटू L, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध 1 ओम पर सेंटीमीटर और लंबाई है इसकी 40, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना P का 40 ओम। और Q का मान निकालेंगे तो RCM इंटू 100 माइनस L दिया जाएगा 1 इंटू 60, 60 हो जाएगा। और R का मान हमें ज्ञात करना है, R यहाँ दिया हुआ है X और S बराबर हमें दिया हुआ है 3 ओम। ओके, वैल्यू पुट कर दो, P अपॉन क्यू तो 40 अपॉन 60 और
आर एक्स और ये 3, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2/3, 3 से 3 x इक्वल टू ओके।